बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 21 फरवरी और दिन है पीर का। अभी कुछ रोज़ से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम नहीं कर सका। आज कुछ बेहतर हुई, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हो गया। आज 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से ऑर्डिनेंस लाया गया पी का, और फिर दूसरी तरफ कुछ लोग बातें कर रहे हैं और उनका इशारा पेशावर की तरफ है। कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं मरीम औरंगज़ेब की तरफ से, और इसकी ऑब्वियसली इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक कानून का आना, फिर ऐसी स्टेटमेंट्स का, और फिर एक बड़ी लीक्स आई हैं। इन लीक्स ने बेनकाब किया है कुछ ख़ानदानों को और दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को। उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स, मरीम औरंगज़ेब ने कुछ रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट क्या था और इसकी रेलेवेंसी क्या है, और ये जो बातें तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से कही जा रही हैं उसके साथ इसको क्यों जोड़ा जा रहा है। और तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से कुछ मीटिंग्स भी हुई, और इमरान खान साहब ने आज कहा कि मैं पहले अपने लोगों को कहा करता था, पाकिस्तान की आवाम को कहा करता था कि घबराना नहीं है, तो आज मैं अपोजिशन से भी कहता हूँ कि घबराना नहीं है। टाइमिंग क्या होगी, किस तरह लाया जाएगा, क्योंकि मुलाकातें तेज़ हो गई हैं और अब इस वक्त अपोजिशन क्या सोच रही है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूँगा। लेकिन मरीम औरंगज़ेब, प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी, और इस पर तलत हुसैन साहब ने भी कहा। उन्होंने कहा कि ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्यों? मरीम औरंगज़ेब भी कहती हैं कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद हर सियासी जमात का आइनी और कानूनी हक है, लेकिन पेशावर से एक शख्स के ज़रिए अरकान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुनासिब वक्त पर मुशावरत से तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाएगी, और उन्होंने कहा कि पार्लिमान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, और उनका इशारा था पेशावर में किसी शख्सियत की तरफ। आपकी सियासत में इदारे को घसीटने की वजह से पहले ही इदारे की साख और कदर मुतासिर हुई। आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। आप बाज ना आए तो हम इन साहब का नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे। गैरानी हरकतें इमरान खान के खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत हैं। देखें, ये पहला मौका नहीं है। वो जनरल फैज़ का नाम ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। फैज़ हमीद साहब का नाम इसलिए लिया जा रहा है चूंकि नून लीग एक समझती है कि उनके डाउनफॉल के अंदर, जितना भी उनका डाउनफॉल हुआ, इसमें इनका हाथ था, और उन्हें यह ख़तरा है कि अगर ये पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए तो शायद फिर उनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। आपको याद होगा मरीम औरंगज़ेब ने ये बात कही थी कि मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं थी। उस वक्त भी ये बातें हुई। वो इदारों को और उन इदारों को जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक पेज पर थे, वो मैलाइन करती रही, बुरा भला कहती रही, और उन्होंने उस एक्सटेंशन को गुनाह करार दे दिया। अब ये भी बात तय हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सटेंशन को लेकर आर्मी चीफ की नहीं चाहते एक्सटेंशन हो, और फिर दूसरी तरफ वो बार बार निशाना बना रहे हैं फैज़ हमीद साहब को। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। और बहुत पहले मतलब वक्त से पहले ये बातें कही जा रही हैं, क्योंकि नवंबर अभी बहुत दूर है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि नवंबर बहुत ही डिसाइसिव होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए। अच्छा, नून लीग ने क्या किया है व्यूअर्स, कि उन्होंने अपने आप को इस माहौल के अंदर रेलिवेंट करना शुरू कर दिया। कैसे? वो इस तरह कि अगर वो फैज़ हमीद के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डालते हैं, तो फिर उसका प्रेशर का नतीजा क्या होगा? उस प्रेशर का नतीजा ये होगा कि एक शख्सियत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। मरीम औरंगज़ेब ने तो आज ये कहा ना कि हम फिर उनका नाम लेंगे। अरे भाई, आप तो नाम लेते रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों के अंदर कहा, ISI के सरबराह का नाम लिया। आप शायद भूल रही हैं, वो कहती है ना कि हम नाम लेंगे। अरे आप नाम ले रही हैं। आपने मुतअद्दिद बार आपकी लीडर साहिबा ने नाम लिया, और बाकायदा पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन किया गया। बरतानिया से भी इदारों का नाम लिया गया। आर्मी चीफ का नाम ले लेकर नवाज शरीफ साहब तकरीरें करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि वो ये समझते थे कि ये लोग हमारे साथ चलने वाले नहीं हैं। जिस तरह की हमने बातें इनके खिलाफ कर दी, अब कोई सूरत मौजूद नहीं है कि हम दोबारा हम भी एक पेज पर आ जाएं। ऐसी सूरत मौजूद नहीं है। और आर्मी चीफ से अगर इन्हें किसी किस्म का फैज़ नहीं है, ये फैज़ साहब से जो DGISI थे उस वक्त, उनसे भी कोई फैज़ नहीं मिला, यानी फैज़ हमीद साहब से भी फैज़ नहीं मिला और आर्मी चीफ से भी फैज़ नहीं मिला। तो ये फैज़ की तलाश है इन्हें, जो शायद इन्हें नहीं मिल पाएगा।
और लोग हाथ बांध कर गेट नंबर 4 हो या कोई और गेट हो, चाहे कोई ड्राइंग रूम हो, चाहे रातों को मुलाकातें हो, ये कोशिश की गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताता है। आपको याद होगा किस तरह मोहम्मद जुबैर ने कहा और फिर इनकी पार्टी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि हमने अपने लोगों को कह दिया कि रात की तारीकी में अलन अलान आप मिले और जो 7 बातें पर्दे की थी वो पर्दे में रहनी चाहिए। तो अब कोशिश ये की जा रही है व्यूअर्स, फैज़ हमीद साहब को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके और एक लड़ाई का माहौल पैदा किया जा सके पाकिस्तान के इदारों और मुंतखब हुकूमत के दरमियान, मौजूदा हुकूमत के दरमियान। तो इनके लिए भी एक स्टेटमेंट है। आज इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि घबराना नहीं है और अपोजिशन के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस दौरान ये तहरीक अदम-ए-एतमाद का जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये अपोजिशन के लिए होता जा रहा है क्योंकि इन्हें नंबर्स इनको पूरे करने हैं और अगर रिक्विजिशन आती है तो 3 दिन और गालिबन 6 या 7 दिन का टाइम होता है जिसमें आपको इजलास बुलाना होता है और अगर ऐसी कोई रिक्विजिशन आ जाती है तो फिर इजलास बुलाया जाएगा और फिर जो रिक्विजिशन लेकर आएगा, तहरीक लेकर आएगा, फिर उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होगी कि उन्होंने नंबर्स को भी पूरा करना है, हाउस के अंदर दिखाना है कि जनाब ये देखें वज़ीर आज़म जो है वो अदम इत्तमाद का शिकार हो गए, यानी इस हाउस को उन पर इत्तमाद नहीं रहा और फिर अब जो मेजॉरिटी है वो अपोजिशन की तरफ है। अच्छा, इस पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आसिफ अली जरदारी के फर्जंद बिलावल जरदारी ने कहा है कि हमें तहरीक अदम-ए-एतमाद उस वक्त लानी चाहिए जब इमरान खान साहब जो हैं वो दौरे रूस पे हों और उसके हवाले से ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इमरान खान साहब अगर मुल्क से बाहर हों तो फिर मुश्किल होगा यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, अपने अरकान को कहना कि भाई आपने पहुँचना है या नहीं पहुँचना और हाज़िरी को मेक श्योर करना है या नहीं करना। चूँकि उस दिन भी एक सजेशन ये आई थी कि अगर जो हुकूमती अरकान हैं अगर वो पहुँचे ही ना और उस दिन जिस दिन तहरीक लानी हो तो फिर पता चल जाएगा कि जनाब कौन इनके साथ है और कौन नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन इनके पास मौजूद है कि उस दिन कोई अगर नहीं आता तो पता चल जाएगा कि जनाब किसने जो है वो अपने ज़मीर का सौदा किया और किसने नहीं किया। अच्छा, अब व्यूअर्स हो क्या रहा है, यूसुफ ज़रा गिलानी साहब भी मैदान में आए पीका के हवाले से, उस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है फजलुर रहमान साहब से। पहले दोनों अलग अलग थे कि मौलाना साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही है कि ये मज़हब कार्ड खेलते हैं और मौलाना के बारे में उन्होंने ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहा, निजी महफिलों में भी कहा कि मौलाना साहब का वो हाल है कि आप चलें मैं आया और पीछे से गायब हो जाते हैं। तो मौलाना साहब के साथ चलना ये एक सियासी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी ये कहती है कि हमने तो माजी में कहा था कि आपको तहरीक अदम-ए-एतमाद लानी चाहिए और आज वही लोग हैं जो हमारी बात नहीं मानते थे आज मान रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे और इमरान खान एक पेज पर हैं। ये क्यों एक पेज पर हैं? आपको याद रखना होगा कि सियासत सिर्फ मुल्क की सियासत नहीं है, हालात सिर्फ मुल्क के हालात नहीं होते बल्कि मुल्क से बाहर भी कुछ ऐसे हालात हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और आप अफवाहों की फैक्ट्रियां आप सुन रहे होंगे कि जनाब एक्सटेंशन का मामला आ रहा है और शायद फोर्स किया जाएगा इमरान खान साहब को कि एक्सटेंशन दे जाए। खैर, ये उनकी सवाबदीद है, वो किसको देते हैं किसको नहीं देते, अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन नून लीग इसके ऊपर सियासत जो है वो ज़रूर कर रही है। और आपको ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो माजी के दुश्मन थे, दुश्मन तो नहीं कहूँगा लेकिन इख्तलाफात ज़रूर मौजूद थे, अब वो इकट्ठे होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद नंबर्स पूरे नहीं होंगे क्योंकि 10-20 सीटों का मामला, एक आधी सीट का मामला नहीं है, एक आधे रुकन का मामला नहीं है। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में होता रहा है कि कोई भी बिल अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद इसे पास नहीं करवा सकी। तो व्यूअर्स, ये एक सिचुएशन है जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे आपको नज़र आएगी। मरीम औरंगज़ेब की जो स्टेटमेंट थी ना फैज़ हमीद साहब के हवाले से, पेशावर का एक शख्स, हम फिर नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसका इतलाक कैसे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है
वो इसलिए इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अब कोई शख्स, कोई इदारा, कोई बॉडी, चूँकि तारीफ़ इसमें की गई है कि शख्स से क्या मुराद है, अगर किसी के बारे में गलत बात करता है, झूठ बोलता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, तो फिर आपको हिसाब देना होगा। और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो फिर आप अंदाज़ा करें कि नून लीग वालों का क्या हाल होगा। ये नाम लेकर देख लें, फिर आपको सबूत भी देना होगा कि जनाब वाकई ही ISI के साबिक चीफ ने पेशावर में बैठकर नून लीग को या किसी और को फ़ोन किया कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट की बात को मानना है। इमरान खान के हवाले से ये जो बातें कही जा रही हैं तहरीक को लाने के हवाले से, इसके हवाले से कुछ ना कुछ करो। अब मुझे नहीं पता कि ये इशारा जो उन्होंने दिया वो किस जो प्रेशर की जो बात कर रही है, किस किस्म का प्रेशर आ रहा है। फ़ोन करते हैं और अगर ऐसी बात है तो फिर आपको तो किसी ने नहीं रोका। अगर आप इतने ही जमहूरियत पसंद और बड़े लीडर हैं तो कौम के सामने वो सबूत रखते हैं। जैसा नवाज शरीफ साहब कहा करते थे ना कि ये हैं ज़राए, इसी तरह मरीम औरंगज़ेब साहिबा को भी वो टेलीफोन कॉल्स जिन को वो करते हैं, अब तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। आप वो सबूत कौम के सामने रख दें। और वैसे भी नून लीग तो ऑडियो वीडियोस की माहिर है, तो फिर निकाले एक हाजिर सर्विस जनरल की ऑडियो। अगर उसने कहा ऐसा तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, प्रेशर डाला जा रहा है और पेशावर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि कल को अगर इमरान खान अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी को आर्मी चीफ बना देते हैं तो इससे किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए वो ये महाज खोले हुए बैठे हुए हैं। जो नया ऑर्डिनेंस था व्यूअर्स, उसके हवाले से मरीम औरंगज़ेब की स्टेटमेंट की अहमियत और ऑब्वियसली इसके ऊपर जो तलत हुसैन साहब ने कहा कि मरीम औरंगज़ेब स्टेटमेंट इज एक्सप्लोसिव, एलिजिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्रैगिंग द इंस्टीट्यूशन इनटू पॉलिटिक्स एंड डैमेजिंग द रिप्यूट बाय मेकिंग समवन recently appointed in Peshawar to call and members Nawaz Sharif Noon League members on the planned vote of no confidence statement will have consequences। यकीनन जी इसके consequences जो हैं वो बहुत ही गहरे होंगे और इसका जो है वो इनको जवाब देना होगा। व्यूअर्स, ये तो सिचुएशन थी तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से और फिर जो इस वक्त हुकूमत की वर्किंग है, जो पॉलिसीज़ है जो वो इस वक्त कर रहे हैं और फिर ये जो कानून नया लाया गया। अच्छा, अब इसमें इसकी मुखालफत की जा रही है कि इस कानून को ड्रैकोनियन लॉ से जो है वो तशबीह दी जा रही है कि जनाब ये तो डिक्टेटरशिप है वगैरह वगैरह। देखें, हमारा दीन इस्लाम हमें क्या कहता है? ये कहता है ना कि आप किसी पे तोहमत मत लगाएं, झूठ मत बोलें, और अगर आप किसी के बारे में कोई बात करें तो फिर आपको साबित करना होगा कि जनाब मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच्ची है। तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है जिसको आप, जितनी भी हमारी जो तंजीमें हैं वो वन पॉइंट एजेंडे पे खड़ी हैं कि जनाब इसका मुहासरा किया जाए, रोका जाए। तो फेक न्यूज़ क्यों आप फैलाएंगे? ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इसलिए लोगों को ख़तरा है। इसलिए आप देखेंगे कि यूसुफ गिलानी साहब भी मैदान में उतर आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो लोग जो इनके लिए काम करते हैं या वो लोग जो दूसरी तरफ काम करते हैं वो फिर झूठी खबर दे नहीं सकेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई शख्स किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर ये कहे कि जनाब हमें मालूम है कि फ़लाँ की बीवी नाराज़ होकर उसके घर से चली गई है, तो फिर आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा देखें ये वीडियो है, ये ऑडियो है, या ये वो सबूत है जिसके मुताबिक बस ये साबित हुआ कि वो चली गई। और फिर इसका इतलाक सिर्फ हुकूमत के फ़ायदे में नहीं होगा बल्कि आम बंदों के फ़ायदे में भी है। कोई शख्स किसी की पर तोहमत लगाता है, देखें हमारे पास टेलीफोन के अंदर 2500 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर किसी की कुछ ज़रूरत ये नहीं होती कि किसी का नाम लेकर किसी के बारे में कोई बात करे। राना शमीम की खबर आई, इसके अलावा ब्रॉडशीट की खबरें आई, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो मेरा नाम लेकर कहता कि जनाब ये फ़लाँ खबर झूठी है, ये मलाइन करने की कोशिश की जाती। क्योंकि यहाँ पर बरतानिया के अंदर ऐसे केसेस व्यूअर्स मौजूद हैं जिसमें इमाम मस्जिद को भी बुरा भला कहा गया या किसी शख्स के बारे में कैंपेन्स चलाई गई। बाद में अदालत ने ना सिर्फ उनके खिलाफ फैसले दिए बल्कि जुर्माने भी हुए। वो इसलिए हुए कि फेक कैंपेन्स थी और किसी शख्स की अगर आप शोहरत को नुकसान पहुंचाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसलिए मैंने इनिशियली रेफरेंस दिया था कि बीइंग अ मुस्लिम, जिस नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तो क्यों आप इसको ड्रैकोनियन लॉ करते हैं? सच तो सच है, सामने आना चाहिए। और यही आपको दूसरी तरफ बैठ कर भी सोचना चाहिए कि अगर कोई हुकूमत का बंदा झूठ बोलेगा
तो फिर हम उसके खिलाफ भी अदालत में जाएंगे। और फिर अदालत पाबंद कर दी गई कि उन्होंने फैसला करना है 6 महीने। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के ये जितने भी ये जो कानून बनाने वाले जितने भी ब्रेन्स हैं, माइंड्स हैं, उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि काश आप कोई ऐसा कानून लेकर आएँ फैमिली लॉज के हवाले से, पाकिस्तान के क्रिमिनल सिस्टम के हवाले से, जहाँ पर पाबंद किया जाए कि आपने इतने अरसे में इस केस का फ़ैसला करना है। खुदारा इस तरफ भी सोचें, नहीं तो माशरे के अंदर जितना भी फसाद आता है ना व्यूअर्स, वो इसलिए आता है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और फिर वो अपने कानून को अपने हाथ में लेकर जो है फिर खुद ही इसका इंसाफ कर लेते हैं। और फिर जितने भी रिएक्शनरी अगर इसे कहा जाए कि जराइम होते हैं, वो किसी न किसी रिएक्शन की वजह से होते हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा होता, लोग कत्ल कर देते हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा होता, तंग आकर सिस्टम से, और फिर कानून को हाथ में ले लेते हैं। तो काश यही 6 महीने वाला जो मामला है बाकी तरफ भी इसका इतला किया जाए। व्यूअर्स, आज आखिरी खबर भी है और इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इस खबर के आने के बाद जिस तरह पेंडोरा लीक्स आई और फिर हमने देखा पनामा लीक्स आई, ये स्विस लीक्स इसे कहा जाए या स्विस जो अकाउंट्स के हवाले से डिटेल्स आई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसने किसी को एक्सपोज किया हो या ना किया हो, पाकिस्तान की एक मीडिया हाउस को तो ज़रूर एक्सपोज किया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे जान के नहीं छापा, क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो सब बात हो रही है और हमें इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि शायद मीर शकील रहमान साहब की फैमिली टर्म्स हैं, वो उनके समधी हैं गालबन, इस वजह से ये बात जो है वो नहीं की गई, उनके नाम जो है उसमें नहीं लिखे गए। डॉन में ख़बर शाया हुई और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर भी जो है वो ख़बर शाया हुई। डॉन में टॉप पे शाया हुई है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर गालबन कोई पिछले या बैक सफ़े पे गालबन हुई है, मैंने कहीं पे देखा था, लेकिन डॉन में जो है इसे फ्रंट पर जो है वो शाया किया गया। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक एक बैंक के 18,000 अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ है जनाब, जिसमें तकरीबन जो पैसे हैं, ठहरें एक सेकंड, मैं आपके सामने डिटेल्स भी रख देता हूँ। ये डेटा एक सहाफ़ी तंजीम OCCRP यानी ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मंजयाम पर लाई है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्राइम और करप्शन के मामलात को पकड़ना है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जल्द ही इस डेटे की तफसीलात दी जाएंगी। इस डेटे के बाद दुनिया भर में एक ऑब्वियसली खलबली तो मचनी है। क्यों मची है? इस डेटे में 15% खुफिया एजेंसियों के लोगों के अकाउंट्स हैं, जिसमें जिम्बाब्वे के सदर का नाम भी शामिल है। साबिक मिस्री सदर हुस्ने मुबारक और साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान का नाम भी शामिल है। जनरल ज़ियाउल हक के इंटेलिजेंस सरबराह का नाम भी इसमें शामिल किया गया है और ये जनरल अब्दुल रहमान हैं, जिनके हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर दोनों जो हैं बेटे हैं। और मीर शकील रहमान की रिश्तेदारी जो है वो हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर से भी है। और हैरानगी की व्यूअर्स बात यह है कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने 1985 में अपने बेटों के नाम पर स्विस अकाउंट्स में जो पैसे जमा करवाए वो 1985 में $37 लाख थे। अब आप यकीन करें कि $37 लाख 1985 में कितने पैसे होंगे। आज जो आपको एम्पायर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आती हैं, हर एम्पायर की यही कहानी होगी। जो रियासतें बनाई गई, दौलत की जो रियासतें बनाई गई पैसे के बलबूते के ऊपर, उसकी यही कहानी है कि कहीं का पैसा यानी एक फ़्लो था पैसे का, मुल्क के अंदर आ रहा था, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, इस बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। और फिर हाथ कैसे धोए? 2 अकाउंट्स खोले गए और इन अकाउंट्स में पैसा डाला गया। अब ये रिपोर्ट किया गया है तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे रिपोर्ट करना चाहिए था। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है जब पेंडोरा लीक्स आई तो उसमें गालबन मैं इफ़ आई रिकॉल कि क्या हुआ था, उमर चीमा साहब से पूछा गया कि हमने मीर शकील रहमान के हवाले से भी बात की, उनसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल छापें इसे। तो ये देखें, एक ट्रांसपेरेंसी का अमल जारी है। तो आपने ये ट्रांसपेरेंसी का जो अमल था यहाँ पे क्यों रोक दिया? मीर शकील रहमान साहब को ज़रूर इसे छापना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो बातें कही गई हैं स्विस अकाउंट्स के हवाले से और जो बातें हैं ये झूठी हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि मनाजरा करवा लें और मनाजरे के अंदर जो है इनको बिठाया जाए और इनसे सवालात किए जाएं और फिर इनके ही जो इन्वेस्टिगेटिव विंग के बहुत सारे सहाफ़ी इनसे सवालात करें। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। मेरी कुछ एनर्जी डाउन है, लेकिन इंशाल्लाह आप भरपूर अंदाज में हमें दोबारा देखते रहेंगे। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने कहा कि एक ख़बर आई नवाज शरीफ की
पेशी के हवाले से इरफान हाशमी साहब गायब हो गए। हम कहीं गायब नहीं हुए और कोई माइका लाल जो है हमें ना ख़रीद सकता है, और इंशाअल्लाह आप तक ख़बरें जो हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन उस दिन की जो ट्वीट मैंने की, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। नवाज शरीफ साहब सुबह से शाम तक अपने जो मार्बल आर्च वाला ऑफिस था वहाँ पे मौजूद थे, और इनके वकला ने अदालत से ऑब्वियसली उनकी हेयरिंग हुई और कागजात दिए गए, और अब उसकी एक मज़ीद हेयरिंग होनी है। बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब तक इस केस की हेयरिंग की इब्तदा और फिर उसके बाद हुआ कुछ नहीं है। अगर कहा जाए कि रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अदालतों में जब भी केसेस गए हैं ऐसे, वो फैसले अपनी ओरिजिनल जो डिसीजंस थे होम ऑफिस के उसी लेवल पे बरकरार रहे, और रेशो जो है वो ज़्यादा है, दूसरी रेशो जो है वो कम है। तो आई पर्सनली फील, मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो शायद उस फैसले को अपहेल्ड रखा जाए और इन्हें दोबारा अपर ट्रिब्यूनल में जाना पड़े। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और इसकी बुनियादी वजह मेरी सेहत भी थी, मैं शायद आराम से आज बोल रहा था। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।